अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप टॉपिक ही देख रहे हैं ऊपर, सबसे पहले मैं उनको चाह दूर रहने के लिए कहना चाहता हूँ जो बेगैरत और बेज़मीर है। मेहरबानी करके इस वीडियो से दूर रहें। ये बात और ये वीडियो सिर्फ बाज़मीर और गैरतमंद लोगों के लिए बनाया गया है। ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जिनका ज़मीर अभी ज़िंदा है, जिनमें अभी गैरत ज़िंदा है, जिनके अंदर उम्मीद है, जो निराशावादी नहीं है, जो कौम की बदहाली, बेहाली और ज़िल्लत को समझते हैं और उसको इस ज़िल्लत से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कमेंट्स, शेयर्स वगैरह इसकी ज़बान बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं करते, ऐसे लोग मेहरबानी करके दूर रहें। ऐसे लोगों को इस वीडियो की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बात ही नहीं है। जो आप लोग जो है, ऐसे जो लोग जो होंगे, उन्होंने मेहरबानी करके न देखना ये। और कम से कम लोग जो जितने भी होंगे, जो बाज़मीर और गैरतमंद लोग होंगे, वो लोग ये देखें, ये सुने, उनको समझ में आता है और आगे बढ़ना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ में इस मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, बरसों से हमारी कौम, खुसूसन जो है मुस्लिम समाज जो है, वो जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। हमारे ऊपर जो है मज़हब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारी शरीयत के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारे शरीयत के एतबार से हमें तंज और ताना दिया जा रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन इनके हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। और बरसों से जैसा कि हम देखते आए हैं कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद होने के बाद से लेकर के अब तक का, जब भी हालात ऐसे आए हैं और इस किस्म की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत अंगेज़ माहौल जो तैयार होता गया है, उसके अंदर कमी आने की बजाय उसके अंदर ज़्यादती ही होती गई, शिद्दत बढ़ते गए। हज़ारों और लाखों जो है फसादात को जो है मुसलमानों ने झेला है। मुसलमान जो है हमेशा ऐसे फसादात के अंदर नुकसान उठा करके अपने कौम के अंदर कत्ल गारतगिरी को सह करके भी आगे बढ़ते रहे और इस मुल्क के अंदर फिर से भाईचारा और अमन बना करके रहने लगे। मगर अभी पिछले 10 सालों से हालात ऐसी शिद्दत इख्तियार कर गए, ऐसे बुरे हालात हो गए जिसका आपको भी अंदाज़ा हो गया। अब खुलेआम टीवी चैनल्स के ऊपर बहस लगवा करके, डिबेट के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और वो लोग जो है मिल करके एक ही मौजू लेते हैं, किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाए। कभी मुसलमानों की शरीयत के नाम पे, कभी मुसलमानों के मामूलात के नाम पे, कभी फ़राइज़ के नाम पे, कभी सुन्नत के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी कहीं कोई क्रिमिनल आपराधिक घटना घट जावे जिसके अंदर अगर कोई मुसलमान आरोपी हो तो उसको इशू बनाने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ को इतना बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है कि मेरे ख्याल से हर सुनने वाला बाज़मीर ईमान वाला मुसलमान तड़प उठता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं है? क्या इनको कोई टोकने वाला नहीं? क्या इस मुल्क के अंदर अब हमारी ये हैसियत हो गई है? बिल्कुल। इसी तरीके से हमको जलील होना पड़ेगा, जलील होते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं, हम सुधरने को तैयार नहीं, हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम कायम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जो है अपनी लीडरशिप डेवलप करने को तैयार नहीं है। हम भी तो उसी तरीके से चल रहे हैं। हम भी तो उनको जो खुराक चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को जो खुराक चाहिए वो हम देने को तैयार बैठे हैं। और वो खुराक देने के बाद में, जब उस खुराक को लेने के बाद में वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं और हमारे लोगों ने भी इसके अंदर घी और तेल डालने का काम किया है।
मैं बगैर नाम लिए हुए, किसी की तरफ उंगली उठाए हुए, इसमें जो भी जानकार लोग हैं, खुद समझदार है, जो इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचते हैं कि हमको ऐसे हालात में, जिन हालात में आज हम हैं, या जिस तरीके से मुसलमानों को एक नापसंदीदा कौम समझा जा रहा है या हम बन चुके हैं, उसकी वजूहात क्या है वो भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इनमें से निकला कैसे जा सकता है। मगर हम कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार है, हम अकायदी अख्तिलाफ़ात का शिकार है, हम जो है अ, ऐसे मुखलिस समाजी खिदमतगारों की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है पिछले 70 सालों में अपना दिफा सही ढंग से कर नहीं सके। मुसलमानों पर झूठे मामलात और मुसलमानों को झूठा साबित करने की कोशिश उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई थी। उस वक्त वो साजिश बहुत ही मामूली लोगों ने, बहुत ही कमज़ोर लोगों ने, जब हो सकता है कि इस मुल्क में ऐसा हालात नहीं थे मुसलमानों के कि वो इतनी आसानी से दब जाएं या इतनी आसानी से अपने ऊपर झूठे इल्ज़ामात का असर ले लें, उस वक्त इस बात की शुरुआत हो चुकी थी। मगर मुसलमानों ने दूरंदेशी का सबूत नहीं दिया, उस वाक़े को मामूली ही वाक़या समझा, और वो वाक़या से लेकर के जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश होती गई, होती गई, होती गई, होती 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 गई, और आज 2020 में हम बैठे हैं। और 2020 में हम लोगों ने, हमारी पिछली पीढ़ियों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, और अब हमने जो कुछ भी झेला देखा है उसके गवाह हम तमाम लोग हैं। और इन पिछले 70 सालों में हमने अपने दिफा के लिए कुछ नहीं किया सिवाय मजहबी तंजीमों को खड़ा करने के, सिवाय मजहबी तंजीमों की ताकत बढ़ाने के लिए, सिवाय मजहबी तंजीमों को आगे करने के लिए, जो जमहूरी तर्ज पर इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के कायदे कवानीन की पास रखते हुए और अपने दिफा का किस तरीके से लाहे अमल बनाए, इसकी तैयारी उन्होंने नहीं किया। मैं किसी एक जमात को या किसी एक तंजीम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ वो बता रहा हूँ, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो ये महसूस करते हैं। मगर आज हमारे हालात जो है, इस किस्म के हालात है, ये कोई ढका छुपा नहीं। मगर मेरा सवाल आपसे है कि कितनी जिल्लत बर्दाश्त करोगे, कितनी जिल्लत बर्दाश्त करोगे? कि ज़मीर नाम की चीज़ बची है कि नहीं? ज़मीर नाम की चीज़ बची है कि नहीं? गैरत नाम की चीज़ बची है कि नहीं? अपने मुस्तकबिल में आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं, या हम क्या दे रहे हैं? जब आज हम सुरक्षित नहीं है, जब आज हम अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते, आज हमारे ऊपर भी कोई भी ग़िलाज़त खाने वाला और नापाकी के अंदर रहने वाला कुछ भी बोल लेता है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, खुलेआम गुस्ताखियाँ कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, कुरान और शरीयत के ऊपर, हदीस के ऊपर जो है उंगलियाँ उठाई जा रही है, इस्लामी मामलात के ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही है, तब हम खामोश हैं इतनी बड़ी तादाद में, जबकि अभी इस मुल्क के अंदर जो है पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि फाशिज़म अभी काबिज़ नहीं हुआ है, फाशिज़म काबिज़ नहीं हुआ इस मुल्क में, फिर भी हम लोगों ने अपनी जद्दोजहद नहीं की है। हम लोग इस मुहिम को, कोई मुहिम खड़ी नहीं कर सके, हम लोग अपनी दिफा की कोई मुहिम नहीं खड़ी कर सकते, हम अपने वजूद की लड़ाई की कोई मुहिम नहीं खड़ी कर सकते। 5 साल में एक आध बार हम आते हैं और वो इलेक्शन के अंदर ये ठीक है, वो ठीक है, ये अच्छे है, ये मुसलमानों के अच्छे है, ये मुसलमान के, ये मौजू मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि 5 साल में एक बार वोट डाल देने से तुम्हारा सब, वो हारेगा ये जीतेगा, इसको देंगे तो उसका जीतेगा, वो उसकी ए टीम है, ये उसकी बी टीम है, ये सी टीम, ये मेरे ख्याल से ये हमारी ज़रूरत नहीं है।
हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको क्या चाहिए? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अगर अपने घर से निकल रहे हो तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप महफूज इस घर से जाओगे और महफूज इस घर घर तक आओगे। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर कहीं कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है या कहीं काम कर रहा है, कहीं नौकरी के ऊपर है, तो उसके साथ में कोई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं होगी। आपको इस बात का एतमाद होना चाहिए कि हमें कभी कोई झूठे मुकदमात में नहीं फंसाएगा, और अगर फंसा भी दिया तो फंसाने वाले को, जब हम निर्दोष छूट के आते हैं, हमारे लोग निर्दोष छूट के आते हैं, तो उसके ऊपर डिफर्मेशन का केस डाला जाएगा और उसकी ज़ाती जेब से, क्योंकि उसने सरकारी ओहदे का और सरकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके झूठे मुकदमात में अगर मुसलमानों को फंसाया है तो उसको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसकी हमने अभी तक कोशिश नहीं की, हमारे पास कोई लाहे अमल नहीं। हम मैं एक जैसे आपको बात बताऊं, हम लोग जब घर में कपड़ा वपड़ा पहनते ना तो कपड़े को इस्त्री कराते। धुला हुआ कपड़ा जब आता तो उसको इस्त्री करा के प्रेस वगैरह करा करके पहनते। ये बताओ प्रेस क्यों कराते हम लोग? ताकि कपड़ा बदन पे अच्छा लगे, हम ऐसा लगे कि भाई ये एक उनकी इज्जत है, ये आदमी ढंग रखते हैं, कपड़े पहनने का सलीका रखते हैं, और वो अपनी इज्जत के लिए जो है एक इस्त्री, कपड़े को इस्त्री लगा करके जो है वो इस्त्री करके कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते, खुशबू हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हम अपने समाज के स्वाभिमान के लिए नहीं कर सकते क्या? क्या आप लोगों को इतना नहीं समझ में आता कि समाज के अंदर स्वाभिमान, हमको स्वाभिमान से रहना है तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए? कोई भी उल जुलूल कोई भी कुछ भी आ जाता है, दो चार 10-20 लोगों को मोहल्ले में जमा कर लिया, हमारा ये ग्रुप, हमारा वो ग्रुप, यंग ग्रुप, ओल्ड ग्रुप, ये ग्रुप, ये क्या है ये सब? आओ एक छतरी के नीचे जमा हो जाओ सब, और ये राशन बांटना, बीमारों का इलाज करा देना, गरीबों को पढ़ाई करा देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये वक्त की ज़रूरत है। गरीबों को आपने मदद किया, बहुत अच्छी बात है। आपने जो है तालीम के लिए लोगों की मदद की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने सुरक्षा के लिए क्या किया? अपनी अपनी कौम की, अपने समाज की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो? उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर, आप लोगों का ये हम पर बार बार ये बताया जाता कि भाई तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम नहीं इसके लिए मुसलमान पीछे है। अरे तालीम नहीं इसके लिए मुसलमान पीछे है तो नरेगा में पढ़ने वाले क्या ग्रेजुएट है? सारे नरेगा में जो काम कर रहे हैं वो लोग ग्रेजुएट है। रास्ता खोदने वाले जो गैर मुस्लिम है वो सारे ग्रेजुएट है क्या? हाँ, जो मजदूरी करने वाले गैर मुस्लिम वो सारे ग्रेजुएट है क्या? वो तालीम याफ्ता है क्या? किसने बताया कि तालीम हमारी जो है दूरी, हमारी बदहाली को दूरी? तालीम एक ज़रिया हो सकता है। मेरा सवाल आज उन तालीम याफ्ता लोगों से जो आपके इर्द गिर्द रहते होंगे, नज़र आते हैं, वो तालीम याफ्ता लोगों ने तालीम हासिल की, हायर एजुकेशन हासिल किया, उन्होंने क्या किया कौम के लिए? वो क्या कर रहे हैं कौम के लिए? क्या उनके हाथों से कुछ काम हो रहा? 100 में 2 एक निकल जाते कोई कौम के लिए करने के लिए। तो जो डॉक्टर बना अपनी डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम के लिए दिन भर खटता है, वो कौम के लिए कभी नहीं आता। जो वकील बना वो अपनी वकालत का चमकाने के चक्कर में था, पेशे से रहता, कौम के लिए नहीं आता, उसको फीस देना पड़ती है। जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, अपनी स्कूल की और कॉलेज की जो है नौकरी कर रहे, कौम के लिए कभी नहीं आ रहे, वो खड़े नहीं हो रहे। तो तालीम याफ्ता लोगों ने कौम की लड़ाई नहीं लड़ी। एक आध दुका कोई आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर जब कभी कोई निदर्शन होता है, जब कोई प्रदर्शन होता है, तो उसमें जो खड़े रहने वाले लोग हैं वो आम लोग होते हैं। उसमें तालीम याफ्ता भी होते हैं, गैर तालीम याफ्ता भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तालीम याफ्ता तालीम नहीं हासिल करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तालीम को बहाना मत बनाओ। आज से कोशिश करो, आज से उठो, आज आज से अपने हौसले बुलंद करो। ये आज जो है कोरोना का मामला चल रहा है, ऐसे मामले के अंदर में भी एक जमात का मामला लेकर के पूरे मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। रास्ते में चलता हुआ आदमी कोई आप लोगों को ये नहीं पूछता कि भाई तू जमाती है कि नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। और अब तो दाढ़ी टोपी वाले की ज़रूरत भी नहीं भाई, आपको आपका आई कार्ड पूछ लेते हैं, आपको अपना आधार कार्ड बताना पड़ता है कि अपनी पहचान बताओ। और वो उसके बाद भी अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो भाई आपको कपड़े उतार करके पता कर लेंगे आप कौन है। तो समझ में आ रही है बात? आप लोग समझो
नहीं समझोगे तो जो पीछे से होता आया वो आगे भी होता रहेगा। ये नेक काम करने की ख्वाहिशात जो है ना, वो ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। ये मैं बच्चे लोगों का ये करा दूंगा, मैं स्कूल की वो करा दूंगा, ये सब ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन बड़े पैमाने पे हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा, हमको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, हमको राज्य स्तरीय संगठन निर्माण करना पड़ेगा, हमको राज्य स्तरीय संगठन के अंदर जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ेगा, अलग अलग शोबों में काम करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को निर्माण करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, नेशनल लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ नहीं होने वाला है, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को, मैं सिर्फ मेरे दिल को तकलीफ़ होती है क्योंकि हम लोग काम करते। मैं महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद पिछले 15 वर्षों से चला रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुसलमान कम अज़ कम जो है जग जावे। महाराष्ट्र के मुसलमान जो है आज महाराष्ट्र में से हम सिर्फ 1% मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारी इस तंजीम के साथ में जुड़े, और अपनी तंजीम के इस 1% लोग यानी 1.25 करोड़ मुस्लिम आबादी के अंदर से हम सिर्फ 1% चाहते हैं। 1% लोग भी अगर इस मुहिम से जुड़ जाए तो वो इस मुहिम के ज़रिए से महाराष्ट्र के मुसलमानों को संगठित और सशक्त और सुरक्षित कर सकते और अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ सकते। मोहसिन खान के लिए मोहसिन शेख जो पूना में जिसकी मॉब लिंचिंग, बहुत उसके बारे में आवाज़ उठाए लोगों ने, अपने ही लेवल पे उठा रहे। उसको राज्यव्यापी आंदोलन बना सके क्या आप? नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि राज्यव्यापी आंदोलन बनाने की क्या जरूरत है, हमारे 4 लोग हैं बस उनके अंदर उसको कर लो। जबकि इसी राज्य के अंदर अन्य राज्यों के लोगों के ऊपर घटी हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के ऊपर आंदोलन और मोर्चे और धरने हुए। ये समझने की बात है। आप जो है अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने ज़िले के अंदर थोड़ी बहुत अगर आपकी हलचल हो जाती है तो वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखी नहीं जाती। उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं। आपके दर्द को, महाराष्ट्र के दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों की, महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात अगर नुमाइंदगी कहीं से होगी और महाराष्ट्र के मुसलमानों के कोई भी आंदोलन को अगर नोटिस में लिया जाएगा तो मुंबई से लिया जाएगा, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र की राजधानी में महाराष्ट्र का मुसलमान एब्सेंट है, यहाँ उसका वर्चस्व नहीं है। जब तुम्हारा वर्चस्व यहाँ नहीं रहेगा, तुम राज्यव्यापी संगठन में नहीं रहोगे, तो तुम चाहे कहीं से नागपुर से हो, चाहे गढ़चिरौली से हो, चाहे आप चंद्रपुर से हो, चाहे परभनी से हो, चाहे धुले से हो, चाहे बुल्ढाना से हो, चाहे अमरावती से हो, चाहे महाराष्ट्र में कहीं, वहीं वहीं तक महदूद रह जाओगे। कोई तुमको जानेगा भी नहीं, कोई तुमको नहीं जानेगा। तो वो लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, वो लोग जो सामाजिक संगठनों में चलते हैं, अपना टाइम ज़ाय मत करें, अपना आपको वेस्ट मत करें, अपनी उम्र को ज़ाय मत करें। ढंग से जो है एक राज्य स्तरीय संगठन के अंदर आ जाए, राज्य स्तरीय संगठन के अंदर जुड़ जाए और राज्य स्तरीय काम करे। 1% अगर मुसलमान इस संस्था से, इस संगठन से जुड़ जाए तो उसके नतीजे आने वाले 5 सालों में आपको नजर आएंगे। प्राइमरी लेवल पे तो उसके नतीजे नजर आएंगे। कम से कम मुसलमानों का इत्तेहाद नजर आएगा, कम से कम मुसलमानों की संगठना नजर आएगी, कम से कम मुसलमानों की लीडरशिप नजर आएगी, कम से कम मुसलमानों की राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, तालुका स्तरीय, क्षेत्रीय लीडरशिप नजर आएगी। अलग अलग विषयों पे काम करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जैसे जो है मुस्लिम संरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले, जैसे मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में कायदा की मांग करने वाले लोग हैं, जैसे एट्रोसिटी के कानून की मांग करने वाले लोग हैं। अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग, इनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म को ताकत दीजिए, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हम आपको दावत दे रहे हैं, जो गैरतमंद बाज़मीर मुसलमान हैं, हम उनको दावत दे रहे हैं कि जुड़िए हमारे साथ और अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने समाज को, अपने मज़हब के लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को सुरक्षित कीजिए, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म कर दीजिए, अपने अपने अकायद को पूरी मजबूती के साथ में मानिए, मगर दूसरे पर थोपिए मत। जहाँ कहीं भी ऐसे हालात हो रहे हैं उनके ऊपर जो है वहाँ उन्हीं के अकीदे के लोग, उन्हीं मसलक के लोगों ने रोक लगाना चाहिए कि भाई इस किस्म के ऐसे मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा करने वाले कार्यक्रम न हो, इस पर रोक लगे। आपने जो है
इस चीज़ को समझना जरूरी है, वरना जिस तरीके से अब तक जलील और जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते आए हो, जिल्लत की ज़िंदगी जीते आए हो, अगली पीढ़ी को भी जलील करोगे। जैसे हमारे पास में आज की डेट में, आज की तारीख में हम बताने के लिए, हमारे पास बताने के लिए कि हमारी पिछली पीढ़ी में कौन हमारे लीडर थे, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए क्या किया। हालात तो 100 साल से ऐसे ही चल रहे थे। जब एक संगठन इस बुनियाद पे बना था कि वो मुसलमानों का विरोध करेगा, इस्लाम का विरोध करेगा, तो क्या मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा था ये बात? हम लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया गया। तो आज अगर 20-25 करोड़ इस देश का मुसलमान है और वो इतना हल्का हो गया कि उसके बारे में कोई भी सोचने को तैयार नहीं है, उसके बारे में उस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं किया जाता कि भाई हम इनके बारे में बोलेंगे तो ये रिएक्ट होंगे, ये हमारे खिलाफ बोलेंगे। आपने अभी हाल में एनआरसी के बारे में भी देख लिया। एनआरसी में हमने पूरे देश के अंदर 100 दिन से ज़्यादा आंदोलन चले। बताइए राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा लीडर तैयार हुआ? हुआ हुआ कि कोई राष्ट्रीय लीडर? नहीं ना। राज्य में चला, महाराष्ट्र राज्य में कितने लीडर तैयार हुए, कितने लीडर बने इसके अंदर, बताइए आप मुझे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने पाटीदार आंदोलन लेकर के हार्दिक पटेल राष्ट्रीय स्तर का लीडर बन गया, आपके सामने कन्हैया कुमार लीडर बन गया, आपके सामने जिग्नेश पटेल लीडर बन गया, आपके सामने जिग्नेश मेवानी लीडर बन गया, हार्दिक पटेल लीडर बन गया। इसके अलावा जो है आपके सामने जो है चंद्रशेखर रावण जो है वो राष्ट्रीय स्तर का लीडर बन गया। हम उसको अपना पैसा खर्चा करके स्टेज लगाकर कार्यक्रम करके उनको बुलाते हैं, मगर आपने ऐसा लीडर देश को नहीं दिया, राज्य को नहीं दिया कि जिनको बुलाया जाए। हर कोई लातूर में धतिंग कर रहा है, कोई सोलापुर में धतिंग कर रहा है, कोई बारसी में धतिंग कर रहा है, कोई पूना में कर रहा है, कोई भीड़ में कर रहा है। क्या फायदा तुम्हारा करके? क्या फायदा? कितने बड़े लीडर हो तुम, कितने बड़े लीडर हो और कितने लोग हैं तुम्हारे पीछे? क्या कर लिया तुमने? कर ही नहीं सकते हो। जब तक का सारे महाराष्ट्र राज्य के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो इकट्ठे नहीं आएंगे, एक साथ मिलजुल करके सोच विचार करके सर जोड़ करके नहीं बैठेंगे, जब तक का अपने आप में नेतृत्व नहीं तैयार करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। और जब तक का आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर के अंदर यहाँ आपकी जो है मौजूदगी दर्ज नहीं होगी, यहाँ आपके बारे में जो है, आपके संस्था के बारे में, आपके संगठन के बारे में, आपके विचारों के बारे में बोलने सोचने वाले और प्रतिक्रिया देने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो कोई आपके पास में जो है प्रतिक्रिया लेने के लिए परभनी नहीं आने वाला, कोई आपके पास प्रतिक्रिया लेने के लिए गढ़चिरौली और चंद्रपुर नहीं आने वाला है, कोई आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए लातूर उस्मानाबाद नहीं आने वाला है। इस बात को समझो। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं कड़वी ही बात के जरिए से आपको समझाना चाहता हूँ। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जिस हाल में कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हो जीते रहिए, हमको कोई एतराज़ नहीं। आपने तय किया अपना मुस्तकबिल, हम तो आपका मुस्तकबिल और हमारा और आपका मुस्तकबिल साथ में जुड़ा हुआ है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके की जिल्लत की ज़िंदगी आगे न जिया जाए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप इसको गौर से सोचते हैं और विचार करते हैं इसके ऊपर, तो कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर साथ में ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं इसमें 1%, सिर्फ 1%, याद रखना ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की 1% मुस्लिम आबादी अगर समविचारी हो जाए तो तुम्हारे साथ में कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। 1%, 99% की हमको ज़रूरत नहीं है। 99% नहीं आएंगे चलेगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं, सब अपना अपना प्लेटफॉर्म लगाए या अपना इधर उधर रहे। 1% मुसलमान संजीदगी से साथ में अच्छे विचारों वाले मुसलमान, 1% जो है नेक दिल मुसलमान जो है आगे बढ़े, अपना कदम